हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का मैं वीडियो लेकर आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर फाइनेंस, बिजनेस मैनेजमेंट एंड ट्रेड्स के बारे में। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है। अगर वो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। और ये वीडियो का सेकेंड पार्ट रहेगा, इसमें भी कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए बनाए हुए थे, तो वो भी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, अभी दिखाने जा रहा हूँ। तो वीडियो अगर पसंद आए आप लोगों को तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। और इसी प्रकार के वीडियो हमारे चैनल पर लगातार आप लोगों को प्रोवाइड होते रहेंगे, ठीक है। और नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें बात करते हैं। सबसे पहले करते हैं नाफेड। नाफेड का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है। तो नाफेड का जो फुल फॉर्म होता है वो नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है, ठीक है। इसके बाद नंबर 2 पर बात आती है नाबार्ड। नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है। तो नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भारत में जो सहकारी आंदोलन है, कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया, वो क्या चीज़ है। तो वर्ष 1953 में भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारी समितियों के कार्मिकों के आवश्यक प्रशिक्षण सुविधाओं की स्थापना हेतु केंद्रीय सहकारिता प्रशिक्षण समिति की संयुक्त रूप से स्थापना की थी। जिसे क्या कहा जाता है कि भारत में सहकारी आंदोलन किसे कहते हैं। तो 1953 में भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारी समितियों के कार्मिकों की स्थापना आवश्यक प्रशिक्षण की सुविधा के लिए केंद्रीय सहकारिता प्रशिक्षण समिति की संयुक्त रूप से स्थापना की थी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि भारत में सहकारी आंदोलन के जनक जो हैं उसे वो कौन है। तो भारत में सहकारी आंदोलन के जनक ठाकुर प्यारे लाल सिंह को माना जाता है, ठीक है। ये भारत की बात की जा रही है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्या आता है कि नियोजन के उद्देश्य, जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग हैं उन वो कौन कौन सी हैं। नियोजन के जो उद्देश्य हैं वो क्या क्या हैं। तो फर्स्ट नंबर पर आता है कि साम्य और समन्वय की स्थापना करना। नंबर 2 पर आता है विशिष्ट दिशा प्रदान करना। नंबर 3 पर आता है भावी कार्यों में निश्चितता। नंबर 4 पर आता है कि निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति करना। नंबर 5 पर आता है कुशलता में वृद्धि करना। नंबर 6 पर आता है कि भावी जोखिम में कमी लाना। नंबर 7 पर आता है कि स्वस्थ मोर्चाबंदी। नंबर 8 पर आता है पूर्वानुमान लगाना, ठीक है। इसके बाद आता है कि प्रबंध में मितव्ययिता। नंबर 10 पर आता है कि प्रतिस्पर्धा पर विजय पाना। और नंबर 11 पर आता है जानकारी देना। तो ये सारे जो उद्देश्य हैं वो किसके हैं, नियोजन के उद्देश्य होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग मतलब नियोजन, नियोजन के उद्देश्य ये सारे बताए गए हैं। इनको आप लोग पॉइंट वाइज अगर डिस्क्राइब करेंगे, 2-2 4-4 लाइन अगर इसमें लिख देंगे तो बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए टॉपिक बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उच्च वित्तीय संस्थाएं, हायर फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो क्या होते हैं या कौन कौन से होते हैं। तो वो जो होते हैं उच्च वित्तीय संस्थाएं, वे संस्थाएं आर्थिक कारोबार, सेवा, नीति निर्धारण, नियंत्रण आदि का कार्य करती हैं, वित्तीय संस्थाएं कहलाती हैं। जो संस्थाएं आर्थिक कारोबार, सेवा, नीति निर्धारण या नियंत्रण आदि का कार्य करती हैं उन्हें वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। जैसे कि आता है कि रिजर्व बैंक, व्यापारिक बैंक, बीमा कंपनियां, सहकारी बैंक और भूमि विकास बैंक आदि, ये सारी क्या आती हैं, उच्च वित्तीय व्यवस्था की संस्थाओं के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि सहकारी विपणन का जो महत्व होता है वो क्या होता है। तो सहकारी समितियां लाभ कमाने के लिए बल्कि सेवाएं प्रदान करने के लिए बनाई जाती हैं। सहकारी समितियां जो होती हैं वो लाभ कमाने के लिए तथा सेवाएं प्रदान करने के लिए बनाई जाती हैं। आर्थिक विकास शुरू करना और कृषकों और छोटे व्यवसायों के लिए नए व्यवसाय के अवसर को लाना, ये सहकारी विपणन का जो होता है महत्व होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि फसल बीमा योजना में लाभ, फसल बीमा योजना में क्या क्या लाभ होते हैं उनके बारे में आइए हम चर्चा करते हैं। तो यह योजना उन किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम करने में मदद करती है जो अपनी खेती के लिए ऋण लेते हैं और ख़राब मौसम में उनकी रक्षा भी करेंगी। इसके अंतर्गत किसी किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से फसल बर्बाद होने पर किसानों को मुआवजा दिया जाता है।
तो इसे क्या कहते हैं, फसल बीमा योजना। जैसा कि मैंने अभी एक बताया था क्रॉप इंश्योरेंस, तो उसी प्रकार से ये भी है, फसल बीमा योजना और क्रॉप इंश्योरेंस एक ही मानिए। इस योजना में उन किसानों पर प्रीमियम का लाभ बोझ करने में मदद करेंगी जो अपनी खेती के लिए ऋण लेते हैं या खराब मौसम में उनकी फसल की भी रक्षा करती हैं, उनकी रक्षा भी करती हैं। ठीक है, इसके तहत किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा से फसल बर्बाद होने पर किसानों को मुआवजा भी दिया जाता है। तो ये किसके अंतर्गत आता है, फसल बीमा योजना के अंतर्गत आता है। तो ये वीडियो का सेकेंड पार्ट था। वीडियो के 2 पार्ट, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में आप लोगों को मैंने एक वीडियो शेयर किया हुआ था टेलीग्राम पर। वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है और टेलीग्राम चैनल की लिंक आप लोगों को अगर लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए और वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियो के दोनों पार्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो दोनों आप लोग जरूर देख कर जाइए। PDF की भी कोशिश करूँगा आप लोगों को प्रोवाइड जरूर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए, वीडियो को पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।